नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 2024 में उत्तराखंड में फिर से बीजेपी की वापसी का दावा। पार्टी के स्थापना दिवस पर सीएम धामी बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में बनाएंगे इतिहास। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सेहत का रखा जाएगा ख्याल। लगाए जाएंगे हेल्थ एटीएम, ऑन द स्पॉट हेल्थ चेकअप की सुविधा। कांग्रेस में नहीं थम रही गुटबाजी। विधायक प्रीतम सिंह ने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ फिर खोला मोर्चा। प्रभारी को सिखा रहे राजनीति का पाठ। और उत्तराखंड में जारी है प्राइवेट स्कूलों की मनमानी। कभी फीस बढ़ोतरी तो कभी किताब को लेकर अभिभावकों पर दबाव। स्कूलों को नोटिस भेजने तक सिमटा विभाग। और चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। बीजेपी ने 43वां अपना स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर उत्तराखंड के प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश कार्यालय में पार्टी का झंडा फहराया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा कैबिनेट मंत्री और बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान सीएम और अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद को भी वर्चुअली सुना। इस मौके पर सीएम धामी ने दावा किया कि 2024 के आम चुनावों में एक बार फिर से उत्तराखंड में बीजेपी सभी सीटों पर विजय हासिल करेगी। सबसे पहले तो पार्टी के स्थापना दिवस की और हनुमान जयंती की दोनों की सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस अवसर पर उन सभी महान आत्माओं को, उन सभी महान कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अपना तिल जलाकर भारतीय जनता पार्टी जैसे पौधे को लगाया और वो पौधा आज वट वृक्ष का रूप लेकर संपूर्ण भारत की सेवा में लगा हुआ है। संपूर्ण विश्व को कहीं ना कहीं प्रकाशमान करने का काम कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज बहुत ही प्रेरणादायी संबोधन सभी कार्यकर्ताओं के लिए हुआ है। केवल उनके संबोधन में कि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है। हम उत्तराखंड के अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरक उद्बोधन से प्रेरित होकर जन जन का विश्वास जीतने का काम करेंगे, जन जन का दिल जीतने का काम करेंगे। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तमाम कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी ने बूथ स्तर तक स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए। पार्टी का लक्ष्य है कि समाज के हर वर्ग को बीजेपी से जोड़ा जाए। जहां अपने वरिष्ठ नेताओं का हम लोग सम्मान कर रहे हैं, वहीं आज के इस कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम सबके नेता अपने नरेंद्र भाई मोदी जी ने कार्यकर्ताओं को उद्बोधन दिया है। और ये उद्बोधन एक प्रेरणा रूप में हम सबको प्राप्त हुआ है। खास तौर पर प्रत्येक कार्यकर्ता का जहाँ समर्पण भाव से काम करने का पक्ष है, वहीं जनता का दिल जीतना, व्यक्तियों का दिल जीतना, समाज का दिल जीतना, ये हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसके साथ साथ आगामी दिनों के अंदर जब हमारे 7 साल के बाद हमारा जो 50 वर्ष हमारे स्थापना के होंगे, तो उस संघर्ष को, जिस संघर्ष से हम 1980 से लेकर आज तक बढ़े, उस संघर्ष के साथ सामाजिक जीवन का हर वर्ग को अपने साथ जोड़ने के लिए, हर प्रतिभाओं को अपना जोड़ने का हमारा लक्ष्य है। उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी में बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने बताया कि हर मंडल बूथ और गांव में ध्वजारोहण किया गया। खिलेंद्र चौधरी ने कहा कि बीजेपी ने अपने स्थापना दिवस पर जनहित से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें सामाजिक न्याय सेवा, सफाई अभियान, रक्तदान शिविर और अनुसूचित वर्ग के लोगों के साथ भोज शामिल है। भारतीय जनता पार्टी का 43वां स्थापना दिवस है और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी सेवा के रूप में कार्य करती है। और भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे देश में जो सेवा के कार्य, सामाजिक न्याय सेवा सप्ताह के रूप में भारतीय जनता पार्टी इसको मना रही है। और सामाजिक न्याय सेवा सप्ताह में आज मोदी जी का उद्बोधन हुआ। हमारा हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर मोदी जी के उद्बोधन को सुना है। और सुनने के बाद आज दीवार लेखन के भी हमारे कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं। इसके साथ साथ प्रत्येक हमारा जो मोर्चा है, मोर्चे को भी हमने सेवा के काम दिए हैं। प्रत्येक दिन एक मोर्चा, किसी दिन किसान मोर्चा, किसी दिन युवा मोर्चा, कभी महिला मोर्चा,
हमारे समाज में सेवा के काम में लगेंगे। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय से हेल्थ एटीएम की शुरुआत की है। इन हेल्थ एटीएम मशीनों को अब चारधाम यात्रा और कैलाश मानसरोवर यात्रा के रूट पर लगाया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा के पड़ावों पर 50 हेल्थ एटीएम मशीनों के लिए MOU साइन हो चुका है, जबकि 15 हेल्थ एटीएम मशीनें प्रदेश भर में अन्य स्थानों पर लगाई जाएंगी, जिससे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त हो। बता दें कि प्रदेश में 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सेहत का ख्याल रखा जा रहा है। ये हेल्थ एटीएम पूरे हमारे चारधाम यात्रा रूट पर लगेंगे और कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट पर लगेंगे। 50 की पहले ही हमने MOU कर लिया था और 15 और लग रहे हैं। साथ में 40 ट्रूनेट मशीनें लग रही हैं। इसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, यस बैंक है और हमारा JK टायर है। इन सब लोगों ने जो है आगे बढ़कर इस पर काम किया है। निश्चित रूप से इन सब के बनने से जहां लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में जांचों के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। उनके घर के आसपास ही उनको ये सुविधा मिलेगी। चारधाम आने वाले और पूरे पर्यटक सीजन में आने वाले सभी देश भर के सैलानियों को इसकी सुविधा प्राप्त हो पाएगी। देखिए, हम अपने राज्य में 270 जांचें हर व्यक्ति को फ्री कराते हैं और लगभग 270 हॉस्पिटलों में व्यवस्था हमारे यहाँ जारी है। हेल्थ एटीएम इसलिए लगा रहे हैं कि चूँकि चारधाम यात्रा में कई बार जब यात्री पैदल चलता है तो उसको अगर चेकआउट करना होगा तो वो इस हेल्थ एटीएम के माध्यम से कर सकता है। और ये जितने भी हेल्थ एटीएम आई हैं ये CSR फंड से हम लोगों ने लिए हैं। मार्च के आखिरी में हुई बारिश और ओलावृष्टि से उत्तराखंड में किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि किसानों को जितना भी नुकसान हुआ है सरकार उसकी भरपाई करेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और आपदा मद के तहत किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। अतिवृष्टि से जो क्षति हमारे प्रदेश में फसलों की हुई है उसका क्षेत्रफल 35,618 हेक्टेयर है और उस क्षति के क्षेत्र में से जो आपदा के मानक हैं कि 33% से अधिक अगर क्षति होती है तो उसके मानक में आते हैं। उसका क्षेत्रफल 7,403 हेक्टेयर है और इनको तो हम आपदा के मानक के अनुरूप इनको हम मुआवजा देंगे। इसमें असिंचित क्षति हेतु 8,500 प्रति हेक्टेयर और न्यूनतम 1,000 रुपये राहत राशि है। कांग्रेस में अंदरूनी कला कोई नई बात नहीं है, लेकिन पार्टी के दिग्गज नेताओं के खिलाफ ही मोर्चा खोलना कुछ जचता सा नहीं है। दरअसल कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है और उनको राजनीति का पाठ पढ़ाते नजर आ रहे हैं। अब कांग्रेस में गुटबाजी हो और बीजेपी चुटकी ना ले, ऐसा तो हो नहीं सकता। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने जिला स्तर पर संगठन का दायित्व क्या सौंपा, कांग्रेस में एक बार फिर से खींचतान सामने आ गई। अब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह ने भी एक बड़ा बयान दिया है। प्रीतम सिंह ने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पर सवाल खड़े करते हुए उन्हें राजनीति का पाठ पढ़ा रहे हैं। आइए आपको भी सुनाते हैं उनका ये बयान। जो राजनीतिक रूप से परिपक्व होते हैं उन्हें अगर प्रभारी की जिम्मेदारी दी जाती है तो स्वाभाविक बात है तद अनुसार कार्य करते हैं। उनका राज्य के अंदर किसी के प्रति कोई अलग से विशेष प्यार स्नेह नहीं होता है, बल्कि वो जो है राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति समर्पित होता है। अब अधकचरे लोगों के हाथों में अगर प्रभार होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जैसे अभियान चलाती है और एकता का संदेश दिया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में ही एकता नजर नहीं आ रही है, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस की इसी गुटबाजी की वजह से आज कांग्रेस की ये दुर्गति हो रही है। कांग्रेस में गुटबाजी हावी है, एक गुट दूसरे गुट को निपटाने में लगा हुआ है और जितने भी छत्रप हैं वो अपनी उपेक्षा के लिए आज ये बयानबाजी कर रहे हैं।
और इनकी इसी बयानबाजी से कांग्रेस की आज ये दुर्गति हुई है। उन्हें गढ़वाल और कुमाऊं की चिंता नहीं है कि गढ़वाल की उपेक्षा हो रही है, कुमाऊं की उपेक्षा हो रही है। उनकी स्वयं की उपेक्षा हो रही है। दूसरा गुट हावी है, उनके गुट को निपटा रहा है। पहले जिस गुट को वरीयता मिली थी उसने दूसरों को निपटाने का काम किया। तो यही काम चल रहा है कांग्रेस के अंदर और जनता देख भी रही है, पूरे देश में यही चल रहा है। इसलिए कांग्रेस की कहीं दूर दूर तक कोई संभावना भी नहीं। उत्तराखंड में आने वाले समय में सबसे पहले निकाय चुनाव होने हैं और उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में जहां भाजपा अभी से जीत की तैयारी में जुट गई है, तो वहीं कांग्रेस आज भी अंदरूनी खींचतान में लगी हुई है। ऐसे हालातों ने बीजेपी की राह तो आसान कर दी, मगर कांग्रेस खुद की राह में ही कांटे बिछाने का काम कर रही है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बीजेपी कार्यकर्ता बताया है। गणेश जोशी ने कहा कि राहुल गांधी के बयानों से बीजेपी को फायदा होता है। कांग्रेस पर हमला करते हुए जोशी बोले कि उन्हें राहुल गांधी की बुद्धि पर तरस आता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जरूरत है कि वो राहुल गांधी की अच्छी बुद्धि के लिए यज्ञ करे। अतिवृष्टि से जो क्षति हमारे प्रदेश में फसलों की हुई है, उसका क्षेत्रफल 35,618 हेक्टेयर है और उस क्षति के क्षेत्र में से जो आपदा के मानक हैं कि 33% से अधिक अगर क्षति होती है तो उसके मानक में आते हैं। उसका क्षेत्रफल 7,403 हेक्टेयर है और इनको तो हम आपदा के मानक के अनुरूप इनको हम मुआवजा देंगे। इसमें असिंचित क्षति हेतु 8,500 प्रति हेक्टेयर और न्यूनतम 1,000 रुपये राहत राशि है। राजधानी देहरादून में कांग्रेस ने आय से अधिक संपत्ति मामले में मेयर सुनील उनियाल गामा का पुतला दहन किया। साथ ही गामा से इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन में शामिल महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि जनता जानना चाहती है कि मेयर गामा ने कैसे चाउमीन बनाई जो वो करोड़ों के मालिक बन गए, ताकि बेरोजगार वैसी चाउमीन बनाकर करोड़ों के मालिक बन जाए। गोगी ने कहा कि कांग्रेस 12 अप्रैल को नगर निगम का घेराव करेगी। 13 अप्रैल को सभी वार्डों में मेयर का पुतला दहन किया जाएगा और प्रदर्शन कर कांग्रेसियों ने मेयर सुनील उनियाल गामा के खिलाफ मिनिस्ट्रियल जांच की भी मांग की। संतुष्ट नहीं है। एक जैसे उन्होंने बताया कि चाउमीन बेच के उन्होंने करोड़ों की संपत्ति बताया, तो वो हम भी चाहते हैं कि वो हम बताएं वो किस तरह की चाउमीन है जिससे करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं। क्योंकि हमारे पूरे प्रदेश में देश में रोजगार लोगों पर नहीं है, बेरोजगार की संख्या बढ़ती जा रही है। तो हम उन लोगों को बताएंगे कि इस तरह से वो अगर काम करेंगे तो करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर पाएंगे। तो उनकी बात से बिल्कुल हम सहमत नहीं है, इसलिए आज हम लोगों ने पुतला दहन किया है। उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी कोई नई बात नहीं है। हर साल अप्रैल के महीने में अभिभावकों के हाथ में बढ़ी फीस की पर्ची थमा दी जाती है, तो वही किताबों को लेकर भी स्कूलों ने मनमाना रवैया अपनाया हुआ है। एनसीईआरटी का सिलेबस लागू होने के बाद भी दूसरे पब्लिशर्स की किताबें लेने के लिए छात्र मजबूर हैं। आखिर कब तक चलेगी प्राइवेट स्कूल की मनमानी, देखिए इस रिपोर्ट में। नहीं थम रही प्राइवेट स्कूल की मनमानी। कभी स्कूल फीस के नाम पर, कभी किताबों के नाम पर जारी है स्कूलों की मनमानी। अगर आपका बच्चा भी स्कूल में पढ़ता है तो आप इस दर्द को बखूबी महसूस कर सकते हैं कि जब स्कूल का नया सेशन शुरू होता है तो अभिभावकों के ऊपर कितना प्रेशर रहता है। कभी स्कूल फीस में बढ़ोतरी, कभी किताबों में बदलाव। ये तो छोड़िए, अच्छी खासी स्कूल ड्रेस होने के बावजूद भी नई ड्रेस को खरीदने का दबाव। अब ये मनमानी नहीं तो और क्या है। इसे प्राइवेट स्कूल की लूट ना कहें तो और क्या कहें। उत्तराखंड सरकार ने साफ तौर से सीबीएसई बोर्ड से संचालित होने वाले प्राइवेट स्कूलों के लिए नियम बनाया है कि सरकारी और सीबीएसई बोर्ड के प्राइवेट स्कूलों में एनसीईआरटी के अलावा कोई दूसरी किताबें नहीं चलेंगी। लेकिन प्राइवेट स्कूल हैं जो बाज आने को तैयार नहीं। कई अभिभावक शिकायत कर रहे हैं कि एनसीईआरटी को छोड़कर स्कूल महंगे दामों वाली पब्लिशर्स की किताब खरीदवाने का काम कर रहे हैं। एनसीईआरटी की सभी किताबों की कीमत जितनी है उससे ज्यादा दूसरे पब्लिशर्स के बुक्स की कीमत है। स्कूल वाले मनमानी कर रहे हैं, मनमर्जी से फीस बढ़ा देते हैं और क्या नाम उसका ये जो बुक्स है इनकी बुक्स भी ये सुनने में आ रहा है कि एनसीईआरटी की है ही नहीं, लगा ही नहीं रहे और अपनी बुक्स अलग से लगवा रहे हैं। उनके पब्लिशर ही नहीं मिल पा रहे। ऐसी बुक्स दी जा रही हैं बच्चों को जो प्राइवेट पब्लिशर्स की महंगी बुक्स हैं। मैं कहता हूं कि आप एक तरफ तो बस्ते का बोझ कम करना चाहते हैं,
दूसरी तरफ आप ऐसा क्यों नहीं करते कि एक सारी बुक्स एक टैब में बच्चे को दे दी जाएं। बच्चा टैब को खोलेगा क्लास के अंदर और पढ़ाई करेगा उस पर। वो बोझ लेकर क्यों जाए बुक्स का। उससे क्या है, आप पेपर की बुक्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और उससे आप नेचर को भी सेव कर पाएंगे। प्राइवेट स्कूल की मनमानी को लेकर भले ही ऑन कैमरा बोलने से अभिभावक कतरा रहे हो, लेकिन कई ऐसे अभिभावक हैं जो इस बात से घबरा जाते हैं कि अगर उनके बच्चों की स्कूल की शिकायत कर दी गई तो स्कूल संचालक उनके बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर देंगे। इसीलिए कई अभिभावक प्राइवेट स्कूलों के उत्पीड़न की शिकायत खुलकर नहीं कर पाते। NPSR के अध्यक्ष आरिफ खान का कहना है कि उनके पास कई अभिभावक शिकायत कर रहे हैं कि कई स्कूल जहां 10% से ज्यादा फीस बढ़ोतरी कर चुके हैं, तो वहीं NCERT को छोड़कर दूसरी किताबें खरीदने का भी दबाव बनाया जा रहा है। तो बुक सेट आप ये मान के चलिएगा कि बुक सेट पूरा का पूरा बना हुआ होता है, उसमें उनकी मनमर्जी की स्टेशनरी पड़ी होती है, आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं। सेम यही समस्याएं जो ड्रेस को लेकर आ रही हैं कि जो ड्रेस लास्ट ईयर थी आज वो ड्रेस चेंज हो चुकी हैं और ये काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अभिभावक शिकायत कर रहे हैं, फीस वृद्धि को लेकर भी शिकायत कर रहे हैं कि 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये 1200 रुपये तक फीस बढ़ा दी गई है। और कोर्स को अगर हम बात करें तो जो पुस्तकों में 40% तक इंक्रीज़ हुआ है। तो इस प्रकार की काफ़ी सारी शिकायतें आ रही हैं, जिससे हमने शिक्षा विभाग को भी अवगत कराया है। इवन हमने अभी DM साहब को भी एक पत्र लिखा है और उसका देखते हैं क्या संज्ञान लिया जाता है, क्योंकि इस प्रकार से शिक्षा महंगी होती जा रही है। वहीं प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने आदेश जारी कर दिए हैं। NCERT की किताबों को छोड़कर दूसरी किताबें पढ़ाने के दबाव को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे स्कूलों को कारण बताओ नोटिस दिया जाए जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी और उप शिक्षा अधिकारी को स्कूलों में जाकर निरीक्षण करने का आदेश दिया गया है। देखिए, इसमें दो तरह की बातें हैं। एक तो जो NCERT से इतर किताबें लगाने की बात है, तो कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो NCERT नहीं छापती है, जैसे जनरल नॉलेज है या ग्रामर है, तो उस तरह की किताबें ले सकते हैं बाहर से। जहाँ तक ये है कि बहुत अधिक दरों पर ले रहे हैं, वो दूसरा मुद्दा है, उसका हम लोगों ने संज्ञान लिया है। राजधानी देहरादून में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से कई अभिभावक परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि कैमरे के सामने तो कई अभिभावक खुलकर कुछ कहने को तैयार नहीं, लेकिन ऑफ कैमरा सरकार के साथ सांठगांठ का आरोप भी अभिभावक प्राइवेट स्कूलों पर लगा रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि इन शिकायतों को देखते हुए स्कूल की मनमानी पर आखिर सरकार कब ब्रेक लगाती है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष जंगवाल की रिपोर्ट। प्राइवेट स्कूल की मनमानी को लेकर उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री ने भी संज्ञान लिया। उनका कहना है कि NCERT किताबें सभी जगह लागू है और अगर प्राइवेट स्कूल इसे लेकर मनमानी कर रहे हैं तो अधिकारियों को जांच के आदेश दिए गए हैं और अगर किसी को लगता है कि सही तरह से काम नहीं हो रहा है तो अभिभावक सीधे उन्हें भी पत्र लिख सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि NCERT की किताबें हमारे राज्य में सभी जगह लागू हैं और अगर प्राइवेट स्कूल वाले कहीं जो गड़बड़ कर रहे हैं तो उनके लिए मैंने कल सारे CO को जो है मीटिंग ली है, उनको निर्देश भी कर दिए हैं कि अभिभावकों की अगर कहीं दिक्कत है बच्चों की भी तो उसकी भी जांच कर लेंगे और अगर कहीं किसी को लगता है कि गड़बड़ हो रही तो मुझको भी लिख के दे सकता है। लेकिन ये तय है कि गरीब लोगों के साथ किसी के साथ अन्याय नहीं। राजधानी देहरादून के रायपुर स्पोर्ट कॉलेज में कक्षा 6 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 7 अप्रैल से लेकर 1 मई तक छात्रों के चयन की प्रक्रिया चलेगी, जिसके बाद रायपुर स्पोर्ट कॉलेज में छात्रों का फाइनल ट्रायल होगा और फिर छात्रों का अंतिम चयन किया जाएगा। 60 सीटों को लेकर खेलों में रुचि रखने वाले छात्रों का चयन किया जाना है। स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रधानाचार्य राजेश मामगई का कहना है कि 1000 रुपए की फीस साल भर के लिए छात्रों से ली जाती है, जिसमें रहने खाने की सुविधा स्पोर्ट्स कॉलेज में निःशुल्क प्रदान की जाती है। स्पोर्ट्स कॉलेज में नए सत्र जो है 2022-23-24 के लिए 7 तारीख से हम लोग हमारा जो प्रथम चरण है वो हम काशीपुर से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारी जो कोचेस की टीम है, सिलेक्शन टीम, वो प्रत्येक जनपद में जाने के बाद बच्चों का ट्रायल लेने का सिलेक्ट करके लाएंगे। फिर हमारा द्वितीय चरण यही कॉलेज में ही प्रारंभ होगा। उसमें हम 8 खेलों के लिए सिलेक्शन ट्रायल आयोजित कर रहे हैं। इसमें पूरे प्रदेश के जो बच्चे हैं वो कोई भी इसमें 12 साल से कम जो है वो इसमें आके अपना ट्रायल में अपना प्रतिभाग कर सकते हैं।
रुड़की आईआईटी में 22वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी वर्चुअली जुड़े और छात्र छात्राओं को संबोधित किया। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री इस मौके पर डिग्री हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को उन्होंने भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। बता दें कि आईआईटी में 2022 बैच के छात्र छात्राओं को स्नातक, स्नातकोत्तर साथ ही डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। 22nd कॉन्वोकेशन खत्म कर दिया है। 2022 students graduated, 379 with PhD degrees. Very delighted that so many people have done PhD from IIT Roorkee. Future looks very bright for all of them. तो टेक्नोलॉजी इतना एक्सेलरेशन हो रहा है, उसके साथ तो इतना एप्लीकेशन हो रहा है, एम्प्लीफिकेशन चल रहा है, कॉस्ट भी कम हो रहा है, तो डेमोक्रेटाइजेशन भी चल रहा है। तो फ्यूचर फॉर ऑल दीज पीपल हु हैव ग्रेजुएटेड इज वेरी ब्राइट, स्पेशली वी हैव अमृत काल अहेड ऑफ अस। वी विश देम ऑल गुड लक। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 2024 में उत्तराखंड में फिर से बीजेपी की वापसी का दावा। पार्टी के स्थापना दिवस पर सीएम धामी बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में बनाएंगे इतिहास। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सेहत का रखा जाएगा ख्याल। लगाए जाएंगे हेल्थ एटीएम, ऑन द स्पॉट हेल्थ चेकअप की सुविधा। कांग्रेस में नहीं थम रही गुटबाजी। विधायक प्रीतम सिंह ने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ फिर खोला मोर्चा। प्रभारी को सिखा रहे राजनीति का पाठ। और उत्तराखंड में जारी है प्राइवेट स्कूलों की मनमानी। कभी फीस बढ़ोतरी तो कभी किताब को लेकर अभिभावकों पर दबाव। स्कूलों को नोटिस भेजने तक सिमटा विभाग।